एक दूसरे के अखाड़े का एक दूसरे में कोई सदस्य मिलने ना पाए। इटावा कल और आज और कल भी आपने एक बुक लिखी है, उसमें क्या खास है, किस तरीके का ये स्लोगन और नाम दिया है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश। पर हिंदू धर्म की रक्षा और प्लस शास्त्रार्थ होते मिलेगा। यूपी का स्वतंत्रता संग्राम इटावा जो आपकी पाइपलाइन पे है, आज लिखित है, जरा दो चार शब्द इसके बारे में प्रकाश डालिए। ये किताब अभी हमारी पब्लिश होने को है, किताब तैयार है। और इन अखाड़ों का भी अखाड़ा परिषद होता है। अखाड़ा परिषद का कोई उनका अध्यक्ष होता है, महासचिव होता है। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। और लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो पर आज फिर एक खास शख्सियत यहां पर मौजूद हैं। अपने ज़माने के चर्चित अधिकारी रहे एक्स IPS हरीश कुमार जी, उनको मैं स्वागत करता हूं। बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में सर। नमस्कार। और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। थैंक यू। एक अधिकारी के तौर पर आपने काफ़ी ख्याति पाई है, तमाम जगहों पर लोगों को न्याय दिया है, लेकिन एक अधिकारी से आप एक लेखक की ओर पहुँचे, ये प्रेरणा कैसे मिली? और एक लेखक के तौर पर ये कह सकते हैं कि अधिकारी लिखने पढ़ने से थोड़ा सा बचते हैं, अपने मातहतों से काम ज़्यादा कराते हैं, लेकिन आप एक बड़ी पुस्तक मोटी लिख डाली और कई और आपने लिखी और कई पाइपलाइन पर भी हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई सर? ये बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपने हमें अवसर दिया अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ये हमारी किताब कुंभ पुलिस और पोटलीवाला महाकुंभ वर्ष 2012-13 के अनुभवों के आधार पर ये किताब हमारी लिखी गई है। और मैं SP साउथ झूंसी वहाँ पे पोस्टेड रहा था और मैं इकलौता एक अधिकारी था जो जनपदीय पुलिस, इलाहाबाद की पुलिस और कुंभ पुलिस दोनों के अनुभवों का संकलित करके ये किताब लिखी गई थी। बढ़िया सवाल आपने पूछा कि आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे पुलिस से लेखक कैसे बने। सामान्यतः एक पुलिस अधिकारी का अपना स्टाफ होता है तो अपना लिखने पढ़ने का उतना काम रहता। हाँ, लाठी डंडा और बाकी हम लोग कराने के एक्सपर्ट माने जाते, पर कलम चलाने में उतने ज़्यादा नहीं माने जाते हैं। इसका एक राजनीतिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है। राजनीतिक कारण के ऊपर जाए तो हम इलाहाबाद में ड्यूटी दिए, कुंभ में ड्यूटी दिए, बढ़िया से ड्यूटी दिए, बढ़िया शानदार ढंग से कुंभ संपादित हुआ। सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, तो जिन जिन अधिकारियों ने अच्छा काम किया था, सामान्यतः उन अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग दिया जाता है। पता नहीं क्या कुछ रहा होगा, बहरहाल मैं उस राजनीति का शिकार हुआ और हमारी पोस्टिंग दंडात्मक स्वरूप, अच्छे काम करने के बाद दंडात्मक स्वरूप हमारी पोस्टिंग पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गोरखपुर करेगी। बैच कोई था नहीं, ट्रेनिंग कोई थी नहीं, स्टाफ कोई था नहीं, काम करने का कुछ था नहीं। और उस पर भी जो हमारे ऊपर सीनियर अधिकारी थे वो भी बड़े काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। तो समय से जाना, समय से आना, काम कुछ नहीं। तो फिर वहाँ से हुआ कि कैसे टाइम पास होगा, यहाँ से तो बड़ा मुश्किल है टाइम पास होना। चूँकि कुंभ में करके आया था तो वहीं से अपना अनुभव जो कुछ भी अपने थे, छोटी सी एक डायरी अपने जिस पर डेली का कुछ लिखते जाते थे, उसी के आधार पर अपना धीरे धीरे करके लिखना शुरू किया। और लिखते लिखते गए तो ये एक इतना बढ़िया एक किताब का स्वरूप निखर करके आया कि जिसका नाम दिया कुंभ पुलिस और पोटलीवाला। और इस किताब को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनुदान भी प्रदान किया गया और इसका विमोचन पुलिस मुख्यालय में तत्कालीन जो ADG हुआ करते थे PHQ सूर्य कुमार शुक्ला, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। और इस किताब की लोकप्रियता को देखते हुए करीब 4,500 प्रतियाँ इसकी पब्लिक के बीच में हैं। डायमंड पॉकेट बुक ने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराया और डायमंड पॉकेट बुक ने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराने के बाद ये सारे जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म, सारी प्लेटफॉर्म हमारी किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है। तो चूँकि इंग्लिश में हो जाने के बावजूद भी एब्रॉड भी काफ़ी लोग इसको अपना पढ़ करके जो आज का कुंभ, अभी का जो कुंभ हुआ, लेटेस्ट जो कुंभ हुआ है महाकुंभ, इस कुंभ को भी काफ़ी देश दुनिया से लोग बाग इस मेरी किताब के माध्यम से पढ़ करके कुंभ की महत्ता, कुंभ की जिज्ञासा, कुंभ के बारे में क्या है, क्या आस्था का इतना बड़ा महासागर इकट्ठा होता है वहाँ पे, कितना आस्था के हिलोरें लेता है कि पूरी दुनिया उमड़ करके एक छोटे से स्थान पर चली जाती है। कुंभ की अंदर घुसे उसके पहले मेरा एक सवाल और, जो आपकी बुक है उस नाम बुक का नाम मैं नाम पढ़ रहा हूँ, कुंभ पुलिस और पोटलीवाला।
दर्शकों को दिखा भी दूं, बड़ी मोटी बुक सर ने लिखी है और उसका टाइटल जो है वो बड़ा खूबसूरत है, कुंभ पुलिस और पोटली वाला। जो ये नाम आपने दिया कुंभ पुलिस और पोटली वाला, इस नाम के पीछे का क्या मकसद है? ये क्योंकि नाम बड़ा खूबसूरत है और इसके पीछे क्या रहस्य क्या है? देखिएगा, कुंभ तो सभी जानते हैं, महाकुंभ सभी जानते हैं कि हाँ कुंभ है, नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है। इसके लिए और रोकना चाहूँगा, जब ये आपने बुक लिखी, जो अपना अनुभव लिखा, ये महाकुंभ था या अर्धकुंभ था? ये महाकुंभ 2012-13 वाला महाकुंभ था। दर्शकों के लिए मैंने इसलिए आपको डिस्टर्ब किया, माफी चाहूँगा। ये कुंभ तो सभी जानते हैं। ये किताब हमारी महाकुंभ 2012-13 के अनुभव के आधार पर, पुलिस को भी सभी जानते हैं, ठीक है, कुंभ और पुलिस दो चीज़ें तो बड़ा क्लियर हैं। पर तीसरा शब्द उसमें पोटली वाला है, ये हर किसी को जिज्ञासा रहती है कि यार पोटली वाला क्यों है। ध्यान से सुनिएगा, आदिकाल से सनातन परम को कुंभ के माध्यम से आस्था के इस महासागर को यही पोटली वाला है, अनवरत रूप से यही उसको सहेज करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करता चला है। ये पोटली वाला बेचारा कॉमन श्रद्धालु, कोई असम से आया, कोई गुजरात से आया, कोई यूपी से आया, मध्य प्रदेश से आया, कोई कहीं से आया, वो आस्था के वशीभूत होकर के खिंचे चले आते हैं। उनको मालूम है कि 8-10 दिन तक वहाँ पे रहना है, महीना भर भी रहना पड़ता है, तो अपना उतने दिन का पूरा इंतजाम करके ले आते हैं। उस पोटली में उनका राशन पानी भी होता है। उस पोटली में उनके, चूँकि सर्दी के दिनों में पड़ता है, दिसंबर से लेकर के आपका महाशिवरात्रि तक, मार्च तक पड़ता है, तो उसमें सर्दी के बचाव के कपड़े भी रहते हैं। खाना भी बनाने का है, उसको बेचारे को नहीं मालूम है कि महाकुंभ में जाएंगे तो सब कुछ खाने को मिल जाता है। इतने अखाड़े लगते हैं, इतना लंगर चलता है, इतना भोजन चलता है, लेकिन वो अपना व्यवस्था करके लाता है। तो राशन पानी भी है, सर्दी के कपड़े भी हैं, जहाँ मर जाए वहाँ पर अपना स्नान किया, जहाँ मर जाए वहाँ पे अपना बिस्तर लगाया, अपना आराम किया, मर जाए पंडाल में, और अपना जब अपना आराम विश्राम हो गया तो पोटली अपनी बांधी, पोट में सारा सामान उसी में रखा, सर पे रखे, फिर अपना। तो यही पोटली वाला है। इसी पोटली वाला के इर्द गिर्द सारा व्यवस्था प्रबंध किया जाता है पूरे कुंभ का। और भविष्य में भी जब जब कुंभ लगेगा, यही वीआईपी ही है, होता है पोटली वाला पूरे कुंभ का, कि ये सुरक्षित आए। और यही कुंभ की शोभा भी है। कहने को तो हम लोग तमाम वीआईपी पुलिस का के तौर पे, प्रशासन के तौर पे देखते रहते, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता आते हैं, पर असली कुंभ का वीआईपी जो आस्था के वशीभूत होकर के चला आता है इतनी दूर तक, कहने वो असली यही वीआईपी है। और जितने भी विभाग लगते हैं, सारे विभाग, चाहे केंद्र का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे जो कुछ भी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल, फलाना ढिमाके, सबका दारोमदार यही रहता है कि जो पोटली वाला है ये सुरक्षित आए, सुरक्षित वापस जाए। सारा व्यवस्था प्रबंध केंद्र और राज्य सरकारों का जो 3 महीने से चलता, वो इसी पोटली वाले के इर्द गिर्द घूमता है। सबका उद्देश्य, सबका ध्येय यही रहता है कि पोटली वाला। हमारे एक आईजी साहब हुआ करते थे कुंभ में, आलोक शर्मा जी, उनका ये पोटली वाले को लेकर के कई, जब भी कभी मीटिंग होती तो पोटली वाला शब्द हमने उन्हों से ही लिया था। और मेन फोकस टोटल पूरा यही था कि देखिए वीआईपी आएगा, अन्य कोई बड़ा अधिकारी आएगा, वो तो किसी तरीके से अपना स्नान करके घाट तक पहुंच जाएगा, पर एक ये विचार ऐसा है जिसको ना पुल का मालूम है, भाषा का उसको समस्या है। कोई हो सकता गुजरात का तो उसे हिंदी ना आती हो, कोई असम से आया, कोई मेघालय से आया, कोई मणिपुर से आया, कोई हरियाणा से आया है। भाषा की समस्या है, वो अलग से एक अपनी समस्या है। साथ में 8-10 लोगों के साथ में आए, ग्रुप के साथ में आए, भूले बिसरे हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये पोटली वाला ही है, जो पोटली वाला के इर्द गिर्द ही सारा केंद्र बिंदु, सारी व्यवस्था प्रबंध का यही रहता है। और यही एक है जो सनातन संस्कृति को आदिकाल से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता चला आया है और आगे भी यही करता चला जाएगा। हम आपके माध्यम से, आपकी किताब के माध्यम से अब धीरे धीरे कुंभ, महाकुंभ जो आपने कराया, उस दौरान आपकी कहीं न कहीं वहाँ पे शामिल रहे, उसके माध्यम से हम कुंभ के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुंभ में लोग जाते हैं, पोटली के साथ पहुँचे, हमने उन्हें अंदर प्रवेश कराया, लेकिन जो अखाड़े मिलते हैं, इन अखाड़ों का क्या महत्व है, इसके पीछे की कहानी क्या है सर? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। अखाड़े शब्द
हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अखाड़े बने और 3 तरीके के अखाड़े होते हैं। नागा सन्यासी अखाड़ा, वैरागी अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा। जो शास्त्रार्थ के जरिए हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं वो शैव अखाड़े कहलाते हैं, और शास्त्रार्थ में जो पराजित होगा उस शस्त्र और शास्त्रार्थ दोनों से हिंदू धर्म की रक्षा करना। मुख्य उद्देश्य अखाड़ों का अभ्युदय ही हिंदू धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से बने अखाड़े। और हर महाकुंभ में अखाड़े आते हैं, पूरे सज धज के साथ आते हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ आते हैं, और अखाड़े कुंभ का एक बड़े आकर्षण का केंद्र हुआ करते हैं। जब अखाड़े शहर के परिधि, शहर की सीमा से महाकुंभ के भीतर प्रवेश करते हैं तो उसको पेशवाई कहते हैं। तो जब इनकी पेशवाई होती है तब भी पूरे अपने शान शौकत के साथ आते हैं। और जो 3 आपके शाही स्नान पर्व पड़ते हैं, जिसको मौजूदा इस साल के कुंभ में, महाकुंभ में अमृत स्नान दिया गया है, वो आपका बसंत पंचमी हुआ, और आपका मौनी अमावस्या हुआ, और मकर संक्रांति। 3 इन 3 अमृत स्नानों में अखाड़ों से निकल करके ये स्नान करने के लिए कुंभ संगम तक आते हैं। अखाड़े पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत एक तरीके से चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है कि अखाड़ों का सकुशल स्नान कराया जाना। हर अखाड़े पूरे वैभवशाली के साथ में अपने स्थापित होते हैं आकर के। उनकी जिला कुंभ प्रशासन के द्वारा टोटल पूरा उनका एरिया निर्धारित किया जाता है। इन स्थानों पर ये अपने अखाड़े अपने स्थापित होंगे। फिर उन अखाड़ों का जब स्नान करने निकलते तो उनका भी एक क्रमबद्ध तरीका होता है कि भाई नागा सन्यासी अखाड़े हो गए, फिर वैरागी अखाड़े हो गए, फिर उदासीन अखाड़े हो गए। इन सारे अखाड़ियों के आपसी वैचारिक मतभेद भी होते हैं, तो उनमें मतभेद को लेकर भी टकराव की संभावना बनी रहती है। एक दूसरे के अखाड़े का एक दूसरे में कोई सदस्य मिलने ना पाए। तो स्नान करने समय जब जाते हैं तो उस समय भी जिला प्रशासन का बड़ी चुनौती होती है। सारे दर्शनार्थी आते, उनका भी सबका एक उद्देश्य रहता है हम नागा सन्यासियों को स्नान करते हुए जाते समय, आते समय देखें। तो उनका क्रम होता है कि ये अखाड़ा पहले रहेगा, इसके बाद ये रहेगा, इसके बाद ये रहेगा, इसके बाद ये रहेगा, इसके बाद। और हर एक का अपना एक निर्धारित इस समय होता है, इतने समय तक इनको स्नान का समय दिया है। तो वो अपना पूरे साज सज्जा के साथ में महामंडल बैठते, भव्य दृश्य दर्शन दिख रहा है। जब करोड़ों का भीड़ लगा होता है और उसके बीच में नागा सन्यासियों का ये अखाड़े जब गुजरते स्नान के लिए अमृत स्नान पर्व के दौरान, तो वो अद्भुत दृश्य होता है वो देखने के लिए। एक तो ये हुआ। दूसरा ये मैंने कहा कि चूंकि शस्त्र और शास्त्रार्थ दोनों के जरिए से धार्मिक हिंदू धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से अखाड़ों का अभ्युदय हुआ, नंबर 1। नंबर 2 चीज, आज भी सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, वैज्ञानिक हो, मिशन चंद्रयान हो, तात्कालिक जो कुछ भी समस्या राष्ट्र की चल रही हो, देश और विदेश की समस्या चल रही हो, वाकायदा जितने दौरान तक महाकुंभ चलता है, कुंभ चलता है, उन अखाड़ों में हर विषय पर हर एक कुंभ में चले तो कोई ना कोई चर्चा होते हुए मिलती है आपको। धार्मिक के साथ साथ में तो कुल मिलाकर के सामाजिक आर्थिक जीवन का कोई भी पहलू नहीं ऐसा छूटता है जिस पहलू पर इन अखाड़ों के बीच में चर्चा ना होती हो। और जब भी कभी आप कुंभ में जाते हैं तो अखाड़ों का भ्रमण, हर कोई दर्शनार्थी इच्छा रहती है कि हम अखाड़ों का एक बार दर्शन करें। और इन अखाड़ों का भी अखाड़ा परिषद होता है। अखाड़ा परिषद का एक कोई उनका अध्यक्ष होता है, महासचिव होता है। हर अखाड़ा का अपना एक कोतवाल होता है टू मेंटेन द डिसिप्लिन। भाई साधु सन्यासी, उनके हाथ में भी त्रिशूल है और स्नान करने जा रहे, तो वो कोतवाल ही वो टोटल पूरा अनुशासन मेंटेन करने के लिए, कहीं कोई किसी तरीके की कोई बात हो जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको एक तरीके से अनुशासन की परिधि बांधे रखें। उनका अपना अखाड़ा, सब अखाड़े मिलके एक अखाड़ा परिषद और एक अखाड़े का अपना अपना एक कोतवाल। और इसके साथ साथ जिला प्रशासन, कुंभ प्रशासन सकुशल ढंग से उसके संपालन करें। एक विधिवत एक अखाड़ा जोन का निर्माण किया जाता, उसका एक एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी को उसका इंचार्ज बनाया जाता, हु कोऑर्डिनेट टू ईच एंड एवरीथिंग के वो जिला प्रशासन के साथ में। क्योंकि इतने करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, हर दर्शनार्थी का प्रयास रहता है हम अखाड़े में जाएं। सब अखाड़ों का भ्रमण अपना करते हैं तो उनको राशन पानी चाहिए, उनका गाड़ी को पार्किंग का चाहिए और अन्य जो कुछ भी सुविधा। तो और मौजूदा परिस्थिति में
आजकल वाले इनमें सब हाईटेक हैं, ऐसा भी नहीं कि आपको हर एक में लैपटॉप मिलेगा, हर एक के अखाड़ों में आपको टैबलेट मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेंगे। बिल्कुल आधुनिक तकनीक के साथ साथ में सनातन परंपरा, हिंदू धर्म की सनातनी परंपरा के साथ साथ मॉडर्न अत्याधुनिक से आपको भरपूर सब चीज़ आपको अखाड़ों के भीतर देखने को मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य हिंदू धर्म की रक्षा और प्लस शास्त्रार्थ होते मिलेगा। अनवरत आप कभी भी चले जाए, किसी भी अखाड़े में आप जाएंगे वहाँ पे देखेंगे जाके तो कहीं ना कहीं प्रवचन भी चलता मिलेगा, साथ साथ में ये भी शास्त्रार्थ चलता मिलेगा कि हाँ मौजूदा में क्या राष्ट्र की समस्या है, जो भी प्रकार की समस्या। और तो ये अखाड़ों का अद्भुत 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 एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो अखाड़े के साथ साथ जब लोग वहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं, स्नान के लिए पहुँचते हैं, मैनेजमेंट कैसे होता है, कि कैसे मैनेज होता है लाइफ? कि यहाँ देखा जाता है आमतौर पे कि छोटा सा उपद्रव होता है तो संभालना मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पर भक्ति पे लोग जरूर आते हैं, पर एक मैनेजमेंट करना भी बहुत ये कह सकते हैं कि बहुत चुनौतीपूर्ण वर्क होता है। देखिएगा, सबसे बड़ा महाकुंभ में लगभग आप गौर से देखिएगा कई कई कंट्रियों की इतनी आबादी नहीं होती है जितना अस्थायी आबादी का शहर कुंभ बसाया जाता है। नंबर एक। नंबर दूसरी चीज़, कुंभ उस जगह पे बनाया जाता है जहाँ पर के अभी आपका ये मई चल रहा है, 2 महीने के बाद में जहाँ हाथी के बराबर जहाँ पर हर हरा करके गंगा जी बह रही होती हैं, उस जगह जहाँ पे के बरसात के महीने में हाथी के बराबर जल का प्रवेग होता हो, उस जगह वेग के साथ, और उस स्थान पर अस्थायी कई कंट्रियों की आबादी नहीं होती, उतनी आबादी का अस्थायी 3 महीने के लिए शहर बसाया जाता। तो इट्स नॉट सो इजी कह देना। उनका खाने का इंतजाम करना, उनका रहने का इंतजाम करना, उनके आने जाने का इंतजाम करना, उनके वाहन का इंतजाम करना, वहाँ बिजली का इंतजाम करना, वहाँ शौचालय का इंतजाम करना, उनका राशन का इंतजाम करना, उनके लिए उतने समय के आने के लिए सब्जियों का इंतजाम करना, लाइट ना जाने पाए, और क्या नाम ये आपका सब टोटल पूरा CCTV की व्यवस्था करना, सुरक्षा वाला व्यवस्था प्रबंध करना। तो ये इट्स नॉट सो इजी कह देना बड़ा आसान रहता है। कई देशों की 30 किलोमीटर की बिजली की लाइनें नहीं होती, 30 किलोमीटर की बिजली की लाइन कुंभ में बनाई जाती, इतनी सड़कें कई देशों में नहीं जितनी, इतने पुल कई कंट्रियों में मिला दिए जाए तो उतने पुल नहीं होते जितने अस्थायी टेम्परेरी पैंटून्स के पुल बनाए जाते हैं नगर पे। आबादी तो एक अपना पॉइंट है, इतने वाहन कई कंट्री में जितने वाहन पर्टिकुलर कुंभ के दौरान में 3 महीने के लिए वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो इस प्रकार से करके पुलिस के लिए और सबसे बड़ा काम होता है उनके बीच, सबका बीच में आपका कोऑर्डिनेशन हो जाना। आप ताज्जुब मानेंगे कि लाखों की तादाद में तो लोग खोया पाया केंद्र में पहुंचते हैं जा करके, साढ़े जितना आप सोच सकते हैं कि एक शहर की जितनी आबादी हो उतने तो लोग बाहर डेली वहाँ कुंभ में खो जाते हैं। और ये भी कमाल की बात है, जिला प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण काम रहता है खोए पाए को ढूंढ पाना। सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का हम लोग आजकल सबको ये आप स्मार्टफोन लेकर के चलते हैं। अब आप सोचिएगा बसंत पंचमी वाले दिन 4.5 करोड़ का भीड़ हो, 4.5 करोड़ लोग हाथों में मोबाइल फ़ोन हो, टावर की क्षमता एक लिमिटेड है, कितना टावर कैच कर पाएगा, और उस पर भी उतने लोगों का शोरगुल, भीड़ भाड़ अलग से, और उस पर टावर का कैच करना, टावर के बाद उसमें बात कर पाना पुलिस के लिए भी बड़ा कठिन काम होता। तो कुल मिलाकर के वहाँ पे कुंभ में सारे विभागों का कोऑर्डिनेशन होना, बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं हो सकता है। सड़क ट्रैफिक नियंत्रण वाला अलग अपना काम करता है, राशन वाला विभाग है वो सारे को राशन पानी जो भी कोई आए उसको खाने पीने की व्यवस्था करना है। इसके साथ साथ में आपका 24 घंटे बिजली का आपूर्ति भी बना रहे। सबसे बड़ी चुनौती रहती कि गंगा की पवित्रता ना होने पाए। अब इतना करोड़ों आदमी आया है, भाई दिनचर्या भी करेगा, वो भी व्यवस्था साफ सफाई वाली व्यवस्था भी A1 क्लास की होनी चाहिए, वहाँ भी कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए। इसके साथ साथ में कहीं कोई किसी तरीके का आपराधिक घटना घटित ना होने पाए। एक और जो समझने की बात होती है, देखिए कुंभ 12 साल बाद आता है महाकुंभ, 6 महीने बाद आता है अर्धकुंभ। अब कुंभ में स्नान 6 तरीके के स्नान हो गए, 6 स्नान पर्व हो गए। 6 स्नान पर्व में माघी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति
और आपका ये क्या नाम, एक और 6 स्नान पर्व हो गए और 3 मुख्य स्नान पर्व हो गए। अब उसमें भी दर्शनार्थी का ध्यान रहता काहे पे कि हम मेन जो है मौनी अमावस्या वाले दिन ही स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या वाले भी स्नान करेंगे और उस पर भी देखिए कहाँ 12 साल को आप कट ऑफ करिए, 12 साल के भीतर एक बार पड़ा महाकुंभ। अब 12 साल के बाद महाकुंभ पड़ा, महाकुंभ में भी 6 स्नान, 6 स्नानों में भी सॉर्ट आउट करते पड़ा कौन, मौनी अमावस्या वाला। मौनी अमावस्या वाले में भी एक क्या हुआ, और ज़्यादा आगे बढ़िएगा, एक मुहूर्त निकाला जाता है पर्टिकुलर, इतने समय से इतने समय के बीच में जो स्नान करेगा उसको पुण्य का लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा। तो 12 साल को कट ऑफ करते करते कितने आ गया, फिर कुछ वो चंद घंटों में आ गया। और आबादी दर्शनार्थी श्रद्धालु हो गए करोड़ों की तादाद में। और स्नान कितना है, संगम का तट है, सबका ध्येय रहता है। वैसे तो गंगा निकली आपका फाफामऊ से शुरू होकर के और यमुना इधर से शुरू हो जाती है आपका नैनी से आकर के और संगम पे मिलती है आकर। तो संगम तो लगभग पूर्व प्रयाग में ही संगम है, पर हर किसी श्रद्धालु का क्या उद्देश्य रहता है कि हम संगम में, जहाँ एक्चुअल में जहाँ का गंगा और यमुना सत्य का नदी का मिलन होता, हम वहाँ पे डुबकी लगाएं। तो एक कितना क्राइसिस, कितना चुनौतीपूर्ण रहता होगा। गाड़ियों का पार्किंग का अलग अपना, कितना गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ी पार्क हो, गाड़ी का पार्किंग का अपना एक अलग से प्राइसेस रहता है। और इसके साथ साथ में कहीं कोई पानी का घटना बढ़ना जटिल समस्या है। पानी कहाँ से छोड़ा जाता है, अब पर्टिकुलर बसंत मौनी अमावस्या वाले दिन या XYZ, ये आपके 6 स्नान पर्वों पहले। अब उस समय में पानी गंदा भी ना होने पाए तो साफ निर्मल जल ऊपर से छोड़ा जाता है, वो कैलकुलेशन करके कि उस समय स्नान, अमृत स्नान पर्व के दौरान में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल उपस्थित रहे वहाँ पे। अब वो छोड़ा गया ऊपर से, वहाँ से छोड़ने के बाद में एक सर्टेन इतना दूरी करके आएगा तो पानी भी पर्याप्त मात्रा में बना रहे। अब जल जब छोड़ा जाता है ऊपर से, तो जल छोड़ा गया, गंगा रेत कटान, हमने स्नान बना, हाँ ठीक यहाँ तक है, यहाँ तक सर्कुलेटिंग एरिया में, यहाँ तक हमने अपना घाट तैयार किए। अब रात में पानी छोड़ा गया, उसने आइडिया लगाया हाँ यहाँ तक पहुँच गए, घाट का कटान हो गया। हमने जो घाट तैयार किया था हाँ इस तारीख तक में पानी आएगा तो इतने घाट हमारा रहेगा रेडी। अब वो पानी ज़्यादा कम छूट गया तो घाट कट गया, जो घाट कटान हो गया तो जहाँ हमने स्नान के लिए बना तो वहाँ गड्ढा हो गया, पानी गहरा हो गया, उथला हो गया। तो ये सो मैनी बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं जो जिनका चुनौतियां रहती है पुलिस के दौरान। पुलिस के इसमें कम्युनिकेशन की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, राशन पानी की समस्या, क्राउड कंट्रोल की समस्या, पुलों की समस्या। पुलों में हर पुल का अपना अपना अलग अलग वो रहता है कि इस पुल से दर्शनार्थी आएगा, इस पुल से जाएगा, इधर से संगम जाने का रहता है, ये वापसी का रहता है। इतना कम जगह में इतने लोगों के लिए व्यवस्था प्रबंध करना तो जिला प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है, हमेशा से रहेगा। और इसीलिए कुंभ को कराए जाने के लिए कुंभ की संरचना, कुंभ का रचना या कुंभ का दायित्व, कुंभ का भार बड़े संजीदा और सुलझे हुए अधिकारियों को लगाया जाता है उसमें। और जिला प्रशासन और कुंभ प्रशासन दोनों मिल करके एक कुंभ का सकुशल ढंग से संचालन करते हैं। हम लोग स्नान की बात कर रहे थे, एक सवाल मेरे दिमाग में कौन था कि पहले स्नान फिर शाही स्नान, लेकिन इस बार के कुंभ में एक अमृत स्नान के वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया। मैं इन तीनों के बीच का अंतर जरूर जानना चाहूँगा, दर्शकों को भी मालूम चले कि आखिरकार ये स्नान, शाही स्नान और उसके बाद अमृत स्नान। देखिएगा पहला स्नान जो पड़ता है वो पड़ता था पौष पूर्णिमा का स्नान, जहाँ से कुंभ का बसावट शुरू होने के बाद पहला स्नान। 6 कुल मिलाकर के स्नान पड़ते हैं। 6 स्नान पर्वों में आपका पौष पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि, इन 3 स्नानों में अखाड़े नहीं निकलते हैं। महत्ता सबकी अपनी है। जो ये बाकी के 3 स्नान आपका बसंत पंचमी के स्थान और मकर संक्रांति के स्थान और मौनी अमावस्या का स्थान, ये 3 पहले शाही स्नान कहलाते थे। अब मौजूदा इस वाले क्या नाम कुंभ में इन 3 का नाम बदल करके अमृत स्नान का नाम रखा गया है। और इन स्नान पर्वों पे स्नान करने के पुण्य प्राप्ति ज़्यादा पुण्य का लाभ प्राप्त होता है इन अमृत स्नानों में स्नान करने से। और ज़्यादातर श्रद्धालु जो भी आते हैं उनका सबका उद्देश्य भी यही रहता है कि हम शाही स्नान पर्व के या अमृत स्नान पर्व के दौरान स्नान करें और संगम पे स्नान करें
और उसी मुहूर्त में स्नान करें जो मुहूर्त हमारा एक पर्टिकुलर मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अन्य के माध्यम से जो प्रचारित किया जाता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर मुहूर्त रहेगा, इस मुहूर्त के भीतर अगर स्नान करें तो इसका पुण्य का लाभ ज़्यादा है। अगला मेरा सवाल ये रहेगा कि सारे मैनेजमेंट के बीच में एक मेरा निजी सवाल है कि एक बड़ी चुनौती ये भी रहती होगी कि लोग सुरक्षित के साथ साथ उनका सामान सुरक्षित रहे, क्योंकि जेब कतरे जो होते हैं वो हर जगह हमला करते हैं। तो ऐसे में ये लोकल मैनेजमेंट सवाल बड़ा छोटा है लेकिन है बड़ा घातक ही देखिएगा। और चूंकि ये एक छवि पुलिस की छत पर भी सवाल उठाता है, तो ऐसे में ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि लोकल के लोगों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, रैकेट को कैसे कंट्रोल करते हैं? बड़ी सिस्टमैटिक टेक्निकल चीज़ है ये। कुंभ सबका है, 12 साल में आता है, कुंभ सबका है। अमीरों का कुंभ है, गरीबों का कुंभ है, वाहनों का कुंभ है, रोड सड़क का कुंभ है, मीडिया का कुंभ है। सारा मीडिया, देश दुनिया का मीडिया वहाँ इकट्ठा होता है। तो आप क्या समझते हो जेब कदर समाज से बाहर हैं? वो भी तो समाज के हिस्से, उनका भी तो कुंभ है, वो भी वहाँ इकट्ठे होते हैं आकर। पूरे हिंदुस्तान भर के जितने भी हैं आपके, ये भी सब वहाँ इकट्ठे। जब जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाया जैसा कुंभ के बारे में शुरुआती तौर पे कि कुंभ क्या था, राक्षसों, दानवों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ था। तो कुंभ में देवता भी आते हैं और दानव भी आते हैं, तो वहाँ तो सभी इकट्ठे होते। कुंभ सबका है भाई, तो वो भी यहाँ पे इकट्ठे होती है। ये भी पुलिस का एक जटिल समस्या होती है। और हर बार भीड़ में जेब कतरे खूब इकट्ठे आते हैं, टप्पेबाज खूब इकट्ठे होते हैं। उनसे भी 2-4 हाथ होना पुलिस का बड़ा, और वो भी बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वो भी पूरे गैंग के साथ आते हैं, पूरे गैंग के साथ आकर के उनको वो भी अपना पूरा। और ये भी फैक्ट है, जितना वो लोग भी, इसको नेगेटिव भी मत लीजिएगा, वो लोग भी पूरी जिंदगी में नहीं इतना कमा पाते जितना कुंभ में कमा करके ले जाते थे। इट्स ऑल्सो अ ग्रेट चैलेंज फॉर द पुलिस। और घटनाएं होती तो एक बार में, एक दिन में, एक थाने में 20-20, 25-25 जेब कतरे की घटनाएं घटित होती हैं। तो ये पूरे के पूरे गैंग आते, तो ये भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ख़ास तौर से वो भी बड़े एक्सपर्ट, उनको मालूम है कि दर्शनार्थी, आप गए, जैसे सपोज करिए आप गए, आपने स्नान के एक बार गए, लौट आए, वो तो वहाँ सुबह भी इससे लगा हुआ है, शाम को भी लगा है, कल फिर खाना खा के फिर सुबह लग जाएगा करके। तो ही नोज द टेक्निक, ही नोज द वीक पॉइंट, ही नोज द कि कौन सा समय उपयुक्त रहेगा जिस समय में हम ये कर सकते हैं। उसको मालूम है कहाँ झोला धर के जाएगा ही, उसको मालूम है नहाने जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं 4 करोड़ 3 करोड़ लाखों की तादाद में जा रहा है, घाट है सीमित। अब कोई पर्स लेकर के तो नहाने तो जाएगा नहीं, मोबाइल लेके तो नहाने जाएगा नहीं। उसको मालूम है कि नहाने रखे जाए, भाई एक आध आदमी किसी को रखवाली के छोड़ के जाएगा। अब सपोज कर मियाँ भी दोनों अकेले आए नहाने के लिए, या कुछ ऐसी परिस्थिति बची या हुआ भी, तो दे नोज वेरी वेल टेक्निक। हाँ ठीक है, कब और कहाँ तड़े रहते, कहाँ इसका पर्स रखा जाएगा, कहाँ मोबाइल रखा जाएगा, वो उतनी देर में उनका हाँ पकड़े जाते हैं। पुलिस सक्रिय रहती है और तो बचाव भी करते, पकड़े भी जाते। तो ये पुलिस चोरों उनका भी महाकुंभ होता है। अब मैंने कहा कुंभ सबका कुंभ है। ये कोई कहे कि अकेले हमारा कुंभ है, ये कोई कहे कि हमारा इनका कुंभ है। कुंभ सबका कुंभ है, वहाँ सब इकट्ठे होते हैं, देवता और दानव सब इकट्ठे होते हैं। अगला सवाल मेरा ये रहा कि इटावा कल और आज और कल भी आपने एक बुक लिखी है, उसमें क्या खास है, किस तरीके का ये स्लोगन और नाम दिया है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश। इटावा कल आज और कल हमारी दूसरी किताब है और बड़ी खूबसूरत किताब है। 600-700 में बेसिकली रहने वाला, अब हट करके उससे जिला औरैया बन गया, वहाँ का हूँ। पर हमने किताब इटावा और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला करके लिखी। इटावा कल आज और कल करीब 600-700 पेज की किताब है। तो उस किताब में करीब 17 चैप्टर हैं। और मैं समझता हूँ कि इस किताब को हमारी को पंडित राहुल सांगतन अवार्ड, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राहुल सांगतन अवार्ड हमारी इस किताब को दिया गया है। और इस किताब में इटावा का इतिहास, इटावा का भूगोल, इटावा का अर्थशास्त्र, इटावा के चर्चित हस्तियाँ, इटावा के चर्चित स्थल, इटावा के खान पान, इटावा की रसोई, इटावा के बचपन के खेल, इटावा के शादी ब्याह के रीति रिवाज, इटावा के लोकगीत, इटावा के मुहावरे और एक इटावा के अधिकारी, शिक्षा में इटावा, ऐसे करके 17-18 चैप्टर। और लास्ट में सबसे जो
एक इटावा का अगर जिक्र हो और यमुना चंबल के बीहड़ का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। तो एक आखिरी चैप्टर हमारा उसमें है कि यमुना चंबल का बीहड़ और यहाँ के बागी। तो एक वो किताब है जिसमें पुतली बाई से लेकर के लास्ट लवली पांडे तक का जितने भी हम यमुना चंबल के गैंग में ये इटावा और ये दोनों पर्यायवाची हैं कि चंबल के, और तो उनको सबको समाहित करते हुए किताब लिखी। बड़ी खूबसूरत किताब है। तो जो भी कोई इटावा के रहने वाले हैं या नहीं भी इटावा के, तो ये जो कोई जिनके भीतर भी लेखक जिनके अंदर जिंदा है, लेखक जिनके भीतर जिंदा है, वो अपनी मातृभूमि जन्मभूमि के लिए एक यादगार के तौर पर कुछ संकलित करके जाएं, यही उद्देश्य को लेकर वो किताब लिखी। बड़ी सराहना उस किताब को मिली और मैं राजनीति में भी आया तो किताब के माध्यम से आया, क्योंकि किताब के माध्यम से मैं करीब आता हूं सर उधर भी, लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल और है कि यूपी का स्वतंत्रता संग्राम इटावा जो आपकी पाइपलाइन पे है, आज लिखित है, जरा 2-4 शब्द इसके बारे में प्रकाश डालिए। ये किताब अभी हमारी पब्लिश होने को है, किताब तैयार है और अयोध्या शोध संस्थान के जरिए माध्यम से ये ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के करीब 75 जनपदों के से एक लेखक को चुना गया था। उसमें इटावा का स्वतंत्रता संग्राम लिखने का दायित्व हमको सौंपा गया था। कतिपय कारणों से वो किताब नहीं पब्लिश हो पाई अभी तक। ये किताब लिखने का मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है, बड़ा अच्छा पवित्र भाव इस किताब का लिखने का है। जितने भी हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनके नाम हम लोग जानते हैं, जिनको हम लोगों ने पढ़ा है, हम हों, आप हों, XYZ हो, बचपन से लेकर के पढ़ते हैं, चर्चित हस्तियाँ जिन्होंने पूरा अपना जीवन कुर्बान कर दिया स्वतंत्रता संग्राम, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। आज़ादी के 1857 के गदर से लेकर 1947 तक ज्ञात नाम सबको मालूम है, गिनाने की ज़रूरत नहीं, गिनाने तो काफ़ी इसमें, पर बहुत से ऐसे अज्ञात नाम हैं, हर जनपद के होंगे, आप जहाँ के होंगे वहाँ के भी बहुत से होंगे जिनके आपको खुद नहीं मालूम होगा कहाँ के थे। तो उनके ऊपर भी प्रकाश डालना कि भैया हमारा भी योगदान देश को आज़ाद कराना, हमने भी कुर्बानी दी है देश के खातिर, हमने भी भारत को आज़ाद कराए जाने में, हमने, हमारे दादा ने, हमारे बाबा ने, हमारे पिताजी ने संघर्ष किया है। तो इस ध्येय को रख करके हर डिस्ट्रिक्ट से एक रचनाकार, एक लेखक खोजा गया था कि ऐसे अज्ञात नाम जो चर्चा में नहीं आ पाए पर जिनका बड़ा भारी योगदान रहा है अपने जनपद में स्वतंत्रता दिलाए जाने में, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में, वो चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे 1857 का गदर हो, चाहे वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो आपका जितने भी प्रकार के आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो भी आंदोलन के लिए चलाए गए, उन सब में हर जनपद में कहीं न कहीं छोटे छोटे क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है। दुर्भाग्य ये रहा कि वो चर्चा में नहीं आ पाए। तो इस उद्देश्य को लेकर किताब लिखी गई थी। बड़ी खूबसूरत किताब है और करीब 250 पेज की किताब है। तो हमने जब तह तक घुसे जा कर के तो 1000 से ज़्यादा, 1052 के लगभग ऐसे लोग बाग हमारे इटावा के निकल के 1052 जो कहीं न कहीं इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में 1857 से लेकर 1947 तक या तो जेल गए या सजा पाए, कोड़े की सजा पाए, सार्वजनिक तौर पर सजा पाए, इस तरीके से करके जिनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र दिया गया, वो टोटल पूरा मैंने खोजा। काफ़ी मेहनत इसमें करनी पड़ी और उनका फिर बैकग्राउंड निकाला कि हम आज इतनी आसानी के साथ बैठ करके आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, अमृत महोत्सव नाम दिया रहा, पर उनको भूल जाते जिनका, जब मैं वाकई में जाता हूँ कई जगह देखा जा करके उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घरों पे, विचारों के घरों पे आज टायर टंगे, कोई रहने वाला नहीं है। उन्होंने तो टोटल पूरा, उनके परिवार वालों से जब बात किया, उनके नातियों से बात किया कि बाबा तो हमें हमेशा जेल ही पर घर छोड़ के बने रहते। गैनालाल दीक्षित उनके नाम पे औरैया में चौरा बना, गैनालाल मैनपुरी षड्यंत्र के नाम से, बेहतरीन, क्या गजब का उनका था, पूरे यमुना चंबल का बीहड़ का डाकू गैनालाल दीक्षित, वन ऑफ देम, कोई नहीं जानता उनको।
नहीं जानते लोग बाग उनके संघर्ष को, उनकी कुर्बानी को, उनके योगदान को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के। उन्होंने पूरे यमुना चंबल के बीहड़ के तत्कालीन आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सारे डकैतों के प्लेटफॉर्म पर लाया और एक संस्था का नाम मुझे ध्यान है, एक संस्था का गठन कर उन्होंने सारे डकैतों को संस्था का सदस्य बनाया। जो पैसा इकट्ठा करते वो पैसा स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के लिए सैनिकों के लिए देते थे। उनकी यादगार में कहीं कहीं किसी गांव में उनके नाम का सड़क बनाया गया, कहीं किसी के नाम पे कोई स्मारक बनाया गया, कहीं किसी के नाम पे किसी ने अपना नहीं कुछ कर पाए, सरकारी सहयोग मिल पाया, नहीं पेंशन मिल पाए तो किसी ने अपने बाबा की समाधि बनाई। तो वो सारा उनका इतिहास कि कब कौन गिरफ्तार हुआ, कब कौन किस धारा में गिरफ्तार हुआ, किसका क्या आंदोलन में योगदान था, कितने बार जेल गए, किस धारा में जेल गए थे, किस कारण से जेल गए थे, परिवार की क्या आर्थिक स्थिति थी, इत्यादि इत्यादि सब कुछ टोटल मैंने इकट्ठा करके तो करीब 1052 तो वो लोग हैं जिनका हमें लिखा पढ़ी में मिला था इस तारीख को इस धारा में ये जहाँ जेल गए थे। काले पानी की सज़ा हमारे इटावा के लोग बाग गए, काले पानी की सज़ा अंडमान निकोबार द्वीप समझिए उसको काला पानी का, तो वहाँ की सज़ा गए। ये वाला जो आपका काकोरी कांड था, इस षड्यंत्र में इसमें भी हमारे, तो कुल मिला करके वो जो नाम जो नहीं आ पाए उनका, और अब हम इस किताब का लगभग हमारी किताब तैयार है और कोशिश करूँगा कि एक अच्छे से आयोजन में पवित्र उद्देश्य को लेकर के चूँकि किताब लिखी गई तो उनके परिवारीजनों को सबको इकट्ठा करके जो कुछ भी हैं जितने भी मिले उनके परिवारीजन भी बड़ा मतलब जब भी उनसे बात किया तो बड़ा भावुक होकर उन्होंने बताया कि पिताजी ने तो, बाबा ने तो हमारे टोटल पूरा देश के खातिर पर देश पूरा कभी गांव में रहते नहीं। अब जितना हमारा इटावा का टोटल पूरा बीहड़ का इलाका रहता था तो मात्र देवी संस्था, मात्र देवी संस्था करके इन्होंने जो गेंदालाल दीक्षित गठित जितने डकैतों वाला था उनको सबको पूरा इकट्ठा किया। तो कई की बार घर की कुड़की होती थी, घर की कुड़की 6-6, 7-7 बार कुड़की ब्रिटिश जमाने में। तो क्या साहब घर में टायर के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, साइकिल तो हुआ नहीं। कहते आज घर खंडहर पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है, खेती बाड़ी वैसी हो गई थी, कोई करने वाले नहीं था। बाबा थे, दादा थे, वो हमेशा बाहरी बने रहा करते। तो उनकी कहानियाँ सुनिएगा तो लगता है कि बहुत कुछ उन्होंने त्याग किया अंग्रेजों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो ये वो अज्ञात लोग जो जानकारी में नहीं आ पाए हैं, इनका कितना भारी योगदान हमारे भारत के हमें सबको आज़ाद कराए जाने में। तो उनको एक श्रद्धांजलि और उनको याद और प्लस उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो संग्रहित करके किताब का स्वरूप दिया। तो एक तरीके से उनको स्मरण करने का। एक मेरा अंतिम सवाल आज का, लेखक अधिकारी से लेखक, उसके बाद राजनेता बनने की भी चाहत आपके अंदर आई। बहुत कम शब्दों में चाहता हूँ कि आपने चुनाव लड़ा तो राजनीति का मन कैसे आ गया अचानक? देखिएगा आप, समाज में दो ही लोग हैं जो समाज को कुछ दे सकते हैं, एक अधिकारी, एक नेता। बड़ा सीधी बात बता, समाज का मतलब कुछ दे सकते हैं आप। अगर आप जिले के कप्तान के तौर पर मैं रहा हूँ, कलेक्टर के तौर पे, कप्तान के तौर पे, जो कुछ भी छोटे मोटे जो भी पद कर रहा हो तो आप कुछ दे सकते हैं। मैं बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, मैं यहीं एसपी पूर्वी हुआ करता था और एसपी मिश्रा साहब हुआ करते थे यहाँ पे सचिव नगर विकास। सिंपल उनसे मुलाकात करने गया, मुलाकात करने के बाद हमने कहा सर छोटी सी आपकी कृपा हो जाए तो मेरे गाँव में पानी की टंकी बन जाए। बोले हाँ हरीश बताओ यार क्या। तो मेरे एडीएम सिटी हुआ करते थे कानपुर में जब मैं सीओ था। हम कहा सर हमारा छोटा सा गांव पड़ता हो रही है, मैं जानिस नगर गांव है और वहाँ पे साहब पानी की दिक्कत है, आपकी कृपा हो जाए नगर विकास साहब को। तो वहाँ ठीक है प्रस्ताव लाओ। प्रस्ताव बना करके गांव से ले आए एंड यू वॉन्ट बिलीव 2009 में 4.5 करोड़ रुपए का पानी का ओवरहेड टैंक छोटे से गांव में बना लिया। पीछे क्या था रेस, मैं अधिकारी था। इसी तरीके से राजनेता के तौर पर मैं मऊ में पोस्टेड रहा हूँ। मऊ में मैंने देखा है बाबू कल्पनाथ राय जी, एक नेता क्या कर सकता है। मऊ अगर आप ना कभी गए तो जाके देखें, 3-3 फ्लाईओवर हैं और छोटे से कस्बे में। हमारा सैफई कस्बा पड़ता है इटावा में, गांव पड़ता है छोटा सा। एक नेता विकास कितना कर सकता है। तो समाज को अगर कुछ दे सकते हैं तो बाकी तो हर कोई समाज के लिए कुछ ना, आप भी समाज को कुछ दे रहे हैं, टीवी के माध्यम से कुछ अच्छी बातें जनता को देना समझते हैं। बट एज ए ब्रॉड वे में अगर देखा जाए तो समाज को बाई एंड लार्ज अगर देने का किसी के भीतर है
इसको दैट इज या तो प्रशासनिक अधिकारी या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए और स्टूडियो तक आने के लिए। तो आपने सुना एक्स IPS हरीश कुमार जी को, जिनकी शुरुआत अधिकारी के तौर पर जरूर हुई, लेकिन उन्होंने अपनी लेखनी को किताबों में समेटा और किताबों के साथ साथ अब कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा एक नेता के तौर पर भी करने की चाहत है। और जल्द मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप एक बार जो थर्ड पारी आप खेलें, थर्ड बैटिंग करना शुरू करें तो एक नेता के तौर पर, और अगला इंटरव्यू जो मैं करूं तो एक नेता के तौर पर करूं। ये मेरी शुभकामनाएं आपको। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगली बार फिर मैं किसी बड़ी शख्सियत के साथ स्टूडियो से फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।